हेलो गाइस, वेरी वेलकम टू ऑल। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो बेटा सभी? तो आज हम लोग पेपर नंबर 80 को डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा बस कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और भी आपके फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा है प्लीज़ कर ले। उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें नई आने वाली है बहुत ही जल्द। तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चैनल ज्वाइन करें ताकि आप सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से अपडेटेड रहे। प्लस उसके अंदर मैंने ट्रिक्स भी डाल रखी है, तो अगर आपको केमिस्ट्री की ट्रिक्स चाहिए होगी तो आप उसको भी देख सकते हैं वहाँ पर। क्लियर गाइस? तो लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग पेपर नंबर 80 और देखते हैं कि ऑल ओवर कैसा पेपर आया है। ठीक है, इजी है, मीडियम है, मुश्किल है, कितने क्वेश्चन आसान है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा साथ साथ में एक चीज़ और कि वीआईटी यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। तो विदाउट पेपर लिए वीआईटी ने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है, जो कि सीबीएसई के आपके मार्क्स और जेई मेंस जो जैन में आपका अटेम्प्ट हुआ था उसके बेसिस पे उन्होंने रैंक निकाल दी है आप लोगों की। तो आप वहाँ पे जाके अपने मार्क्स पुट अप करके अपना रैंक देख सकते हैं कि आपका ऑल इंडिया कितना रैंक बन रहा है वीआईटी के अकॉर्डिंग। और अगर आप लोग जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी में तो आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, जिसकी तारीख 6 से लेकर 13 के बीच में है। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो 6 से 9 के बीच में ओवर हो जाएगी, और सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो 6 से लेके 13 ऑफ अगस्त तक खत्म हो जाएगी। तो आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग की फीस पे करके आप उस यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं और वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर गाइस? चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू। ये कन्वेक्ट नहीं है, कन्वर्टेड है बेटा, कन्वर्टेड इनटू MnSO4। तो ऑब्वियस सी बात है कि Mn+7 किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया? 5 इलेक्ट्रॉन का। तो इक्विवेलेंट वेट सीधी सी बात है कितना हो गया? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, मतलब M/5। तो ए ऑप्शन आ गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज मैक्सिमम एटम कैन लाई इन सेम प्लेन। ओके, तो अपने को इनमें से ऐसा कंपाउंड बताना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा एटम जो है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। पहला देखो तो पहला sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें जरा देखूं मैं, तो इसमें 3 ही एटम एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। कौन कौन से? दोनों ऑक्सीजन एटम और एक कौन सा? जीनोन एटम। तो यहाँ पर तो 3 है बेटा। अगले वाले में देखे तो 4 आ जाएंगे। 3 क्लोरीन और एक फॉस्फोरस अगले वाले में 4 है। उसके अगले वाले में देखे तो 5 और 4 9, एक 8। sp3 हाइब्रिडेशन में और भी कम हो जाएंगे। XeF4 8 4 12 sp3d2 सबसे ज्यादा इसमें हो गया। डी वाले में तो डी आंसर आ गया। कैसे हो गया मैं आपको दिखा देता हूँ। XeF4 स्क्वायर बाई पिरामिडल, एक लोन पेयर है यहाँ पर। स्क्वायर पिरामिडल शेप होगी तो देखो 1 2 3 4 5, 5 इसके अंदर एक ही प्लेन के अंदर है। तो हम लोग आंसर बोल देंगे डी। अगला क्वेश्चन है, कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ। तो इनमें से बताना है किस किस मिक्सचर को सेपरेट कर देगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि मिक्सचर में से सेपरेशन तभी हो सकता है जब एक सब्सटेंस घुल जाए और एक ना घुले, तभी सेपरेट हो पाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है NaOH के रिस्पेक्ट में कि NaOH अपने अंदर एल्यूमिनियम+3, Sn+2, Pb+2, Zn+2 इन सभी को डिजोल्व कर लेता है, बट आयरन+3 को डिजोल्व नहीं करता और इसका रिएक्शन नहीं करता ये। ठीक है, फेरिक के साथ रिएक्शन नहीं करता। क्लियर? जैसे आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, अगर आप में से सुना हो रिएक्शन किसी ने, एल्यूमिनियम+3 को NaH के साथ रिएक्ट करवा के क्या बना लेता है बेटा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है। Zn+2 के साथ रिएक्ट करके NaOH क्या बना लेता है? सोडियम जिंकेट बना लेता है। ऐसे ही नीचे वालों के साथ, बाकियों के साथ भी होती है। क्लियर? तो आयरन के साथ रिएक्ट नहीं करता, दैट्स वाई कि हम लोग बोलेंगे बी ऑप्शन में जो मिक्सचर है उसको ये सेपरेट कर देगा, क्योंकि Fe+3 घुलेगा नहीं और Al+3 घुल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंस दे रखे भी अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द कंपाउंड 2 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। ठीक है भाई, सेकंड कंपाउंड जो है वो एक अपना टर्मिनल अल्काइन ग्रुप है। तो इसने बोला इनमें से कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे जो इस सेकंड कंपाउंड को बाकी सबसे अलग करेगा।
ठीक है। तो ब्रोमीन CCl4 में, CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो ब्रोमीन क्या करेगा, ब्रोमिनेशन करेगा, पाई बॉन्ड हटा के Br चिपक जाएगा। तो मेरे हिसाब से हर किसी में ये होगा, तो इसमें कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं, चेंज करेगा नहीं, सब एक जैसे। अगला है ब्रोमीन एसिड के साथ आ रहा है, इसमें भी यहाँ पे क्या लगेगा, ब्रोमीन लगेगा बेटा, ब्रोमीन लगेगा तो ये भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अल्केलाइन KMnO4 सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, चाहे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, इनको कार्बनिक ग्रुप में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और लास्ट है अमोनिकल। देखो अमोनिकल AgNO3 जो है वो टर्मिनल अल्काइन के पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन है, टर्मिनल अल्काइन। यहाँ पर देखो सेकंड जो ऑप्शन है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन है, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है, क्लियर, जिसपे येलो कलर का गोला लगाया मैंने। अब ये क्या करेगा, अगर सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये व्हाइट कलर की पीपीटी बनाते हैं, क्योंकि सिल्वर का कलर कैसा होता है, सिल्वरिश व्हाइट होता है, तो इस व्हाइट कलर की पीपीटी बनाएगा। और जब ये क्यूप्रस क्लोराइड के साथ बनाएगा तो ये व्हाइट के अलावा कोई कलर की पीपीटी देता है, मुझे ध्यान नहीं है, बट जहां तक मेरा आइडिया रेड कलर का पीपीटी होता है, बट फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ इस पे। तो ये अलग अलग कलर की प्रेसिपिटेट देता है, दैट्स वाई, तो ये डिफ्रेंशिएट कर देगा बाकी कंपाउंड से, क्योंकि बाकी में देखो किसी पास भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन ना होने की वजह से अमोनिकल AgNO3 रिएक्ट नहीं करेगा, क्लियर। और अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया, क्लियर, इतनी बात क्लियर। अगला क्वेश्चन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, इसने पूछा इनमें से कौन सा ग्राफ है जो बहुत ज्यादा डेविएशन शो कर रहा है। पहला का देखो तो P/T में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, बिल्कुल पहला ग्राफ तो सही है, बिल्कुल ये नहीं करेगा। कांस्टेंट टेम्परेचर मोल है, PV वर्सेस P का ग्राफ सही है, बिल्कुल ये भी नहीं करेगा। कांस्टेंट PN प्रेशर मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, चार्ल्स लॉ, ये भी नहीं है। अगला है P/T मोल्स कांस्टेंट है P/T और V में, तो P/T अगर मैं कर दूं तो NR/V आएगा यहाँ पर, तो इसको X मान लिया, इसको पूरे को Y मान लिया। तो जो ग्राफ बनेगा बेटा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, जबकि इसने ऐसा दे रखा है, तो यही डेविएशन शो कर रहा है, तो डी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय HiO4। तो इनमें से कौन सा HiO4 के द्वारा ऑक्सीडाइज होगा, तो हम लोग यहाँ पर देखें तो देखो HiO4 की कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा। HiO4 उन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करता है जिनमें दो एडजेसेंट कार्बन पे दो या दो से ज्यादा OH ग्रुप लगे हो, या फिर दोनों एडजेसेंट कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप लगे हो, या फिर एक दोनों एडजेसेंट कार्बन में से एक पे कार्बोनिल ग्रुप हो और एक पे OH ग्रुप हो। सिर्फ इन्हीं कंपाउंड्स को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। तो पहला देखूं तो पहले में दोनों एडजेसेंट पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो इसको कर जाएगा। एक पे कार्बोनिल एक पे OH, इसको कर जाएगा। इसको नहीं करेगा, क्यों, बीच में एडजेसेंट नहीं है, बीच में कार्बन और आ गया। अगला वाला कर जाएगा, एडजेसेंट पे OH है, तो 1 2 4 ये आ गया, 1 2 4 मतलब सी ऑप्शन आ गया, क्लियर। अगला क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.08 मोलर सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaHS4 इज इतना, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है बेटा, तो NaHSO4 कैसे ब्रेक करेगा, Na प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। अब इसने इसका निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन ये रिएक्शन आई ऊपर वाली से, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर H प्लस और SO4 माइनस 2। अब ये HSO4 माइनस में H प्लस भी होगा, SO4 माइनस 2 भी होगा, ये जब ब्रेक करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके मोल थे 0.08 मोलर, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा 0.08 मोलर। तो इसके 0.08 मोलर इनिशियली है, ये 0 है, यहाँ पर 0.08 माइनस का 0.08 अल्फा, अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लो, तो यहाँ पर भी क्या होगा 0.08 अल्फा 0.08 अल्फा। आई कैसे निकाल लूंगा बेटा, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, तो बिफोर डिसोसिएशन तो 0.08 है, आफ्टर डिसोसिएशन अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग ऐड करेंगे, बट इसमें एक 0.08 एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आयन लग जाएगा यहाँ पर। तो देखो ना यहाँ पर ये वाला आयन और ये वाला आयन कॉमन है, तो दोनों को ऐड करेंगे ना बेटा, तो 0.08 प्लस का 0.08 माइनस का 0.08 अल्फा प्लस का 0.08 अल्फा प्लस का 0.08 अल्फा, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया बेटा 2 प्लस अल्फा, 2 प्लस अल्फा अपना आ गया। अब डेल्टा TF कितना हो जाएगा 0.372 इक्वल टू आई के आई को आई लिख देता हूँ अभी मैं, ठीक है, बाद में वैल्यू पुट कर लूंगा।
इनटू का के एफ कितना बेटा 1.86 इनटू का मोलैलिटी कितना हो गया 0.08। यहाँ से आई कितना आ गया बेटा, सॉल्व करते हैं, इसको इससे डिवाइड करना है। जीरो पॉइंट थ्री सेवन टू डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू का 0.08, ये आ गया बेटा 2.5। तो आई किसके इक्वल था, 2 प्लस एल्फा के, तो ये आ गया 2.5, एल्फा कितना आ गया बेटा 0.5। अब अपने को क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के निकालना है। तो के क्या होता है, इसका निकालना है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, 0.08 इंटू का अल्फा मतलब 0.5 इंटू का SO4-2, SO4-2 की भी 0.08 इंटू का 0.5 अपॉन HSO4 माइनस मतलब 0.08, 1 माइनस का अल्फा मतलब 0.5। तो यहाँ पे 0.5 रह गया, तो ये तो पूरा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं देखूँ यहाँ से 0.08 इंटू का 0.05, तो 8 5 40, 0.04 आ गया। तो ए आंसर आ गया इसका। क्लियर। अगला क्वेश्चन है बेटा, among the following the one that gives positive iodoform test upon reaction with I2 and NaOH। तो देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, आयोडोफॉर्म का अगर आपने कंडीशन पढ़ी हो बेटा, तो या तो ये देगा CH3 C डबल बॉन्ड हो, या फिर देता है अपना CH3 CHOH। इस तरह का होना चाहिए। अल्कोहल है तो इस फॉर्म में होना चाहिए, कार्बन ग्रुप है तो इस तरह का होना चाहिए। तो पहला देखूं तो CH3 CH2 CHOH, नहीं CH2 CHOH नहीं है, CH3 CHOH है, तो इसमें मतलब पहला तो नहीं देगा। दूसरा देखो C6H5 मतलब बेंजीन, CH2 CH2OH ये भी नहीं देगा। ये आ गया देखो CHOH CH3 CHOH बिल्कुल ये दे देगा। अगला CH ये भी नहीं देगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम फेरोसाइनाइड मतलब K4FeCN6। क्लियर। इज यूज्ड इन द डिटेक्शन हो, तो ये तो पता ही है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कॉपर +2 एंड Fe+2 को डिस्टिंग्विश डिटेक्ट करने के काम आता है। तो ये क्या आ गया Fe+3 सॉरी, ठीक है ना, ये क्या आ गया डी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, अभी तक तो सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ AU, इसने बोला AU जिसका एटॉमिक नंबर है 79, मास नंबर है 198, डीकेज बाय बीटा एमिशन। ओके, डीके हुआ बीटा एमिशन से। तो बीटा एमिशन में क्या होता है, बीटा एटॉमिक नंबर एक से कम हो जाता है, -1 होता है। तो यहाँ से क्या बोल रहे हैं, मरकरी बना है यहाँ से, तो मरकरी का भी इसमें एटॉमिक नंबर एक बढ़ा के लिखेंगे तभी 79 इक्वल होगा। मास नंबर में कोई फर्क नहीं आता, तो Hg 80 198 हो गया। तो हाउ मच मरकरी विल बी प्रेजेंट आफ्टर 260 आवर, तो 260 घंटे के बाद कितनी मरकरी बचेगी, ठीक है ना, कितनी मरकरी बचेगी। तो देखो भाई यहाँ पे, तो सबसे पहले ये अपन ने रिएक्शन लिख लिया अभी। अब ये टी हाफ इसने दे दिया, हाफ लाइफ इसने अपनी दे दी है 65 आवर्स की, तो निकाल लेते हैं। तो एन टी इक्वल टू क्या होता है n0/2 की पावर n, फिर n इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कैसे निकाल लेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ, n इंटू का टी हाफ इक्वल टू टी होता है, टी हाफ कितना दे रखा है 65, n इंटू का इक्वल टू टाइम दे रखा है 260, n इक्वल टू आ गया 65 चौका 260, तो n इक्वल टू आ गया 4। तो ये आ गया बेटा n0 1 है 1/16 आ गया, इसका मतलब एन टी क्या आ गया 1/16। तो ये जो 1/16 है बेटा, ये क्या है अनडिकेड फॉर्म है, मतलब इतनी बच गई होगी, ठीक है ना। 1/16 क्या है अनडिकेड फॉर्म, कि इतनी बच गई 260 घंटे के बाद, ठीक है। तो 1/16 को अब डिवाइड करके देख लेते कितना आ रहा है। तो 1/16 ये आ गया 0.06। इसका मतलब ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा। और अगर मैं डीकेड फॉर्म निकालूं
तो डिकेड फॉर्म कितना हो जाएगा 0.0625 है ना, तो 0.063 हो गया, तो मतलब 0.93 आ गया ये। एक मिनट, अगर मैं डिकेड फॉर्म निकालूं तो 1 - का 1/16 15/16, 15/16 करूंगा अगर मैं 0.93 आ गया। बेटा इसने क्वेश्चन गलत पूछ रखा है, ये ऑप्शन देखो ए मैच तो कर रहा है, बट इसने पूछा हाउ मच मर्करी विल बी प्रेजेंट, मतलब कितनी रह गई 260 घंटे के बाद, तो रहेगी कौन सी, जो अनडिकेड फॉर्म है। भाई जो डीके हो चुकी है वो तो खत्म हो चुकी है ना, फिर वो बची थोड़ी। इसने पूछा हाउ मच मर्करी विल बी प्रेजेंट, कितनी मर्करी प्रेजेंट है आफ्टर 260 आवर्स, 260 घंटे के बाद। तो 260 घंटे के बाद अपन अनडिकेड फॉर्म देखें तो अनडिकेड फॉर्म इसमें कितना बचेगा 0.06 बचेगा। तो इसको क्वेश्चन ऐसा पूछना चाहिए था कि हाउ मच मर्करी विल बी लॉस्ट आफ्टर 260 आवर विल बी एब्सेंट, ठीक है, या डिकेड, ठीक है, तो तब ये आंसर आता है 0.93। तो मैं इस पर लगा रहा हूँ, बट वैसे क्वेश्चन जो है ये बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो इसने ये पूछा था अनडिकेड फॉर्म, जो कि हमारी 0.06 आई है, 1/16 आया, जो कि इसने आंसर कोई भी नहीं दे रखा इनमें से। तो ये जो क्वेश्चन है बोनस होना चाहिए, क्वेश्चन में गलती है पूछने में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल साइकिल शोन इन द फिगर विल बी। तो एफिशिएंसी क्या होगा बेटा, ईटा, ईटा क्या होगा, एरिया एनक्लोज, टोटल एरिया एनक्लोज्ड साइकिल के अराउंड, साइकिल कितना एरिया एनक्लोज कर रहा है कौन, एरिया अंडर द कर्व। ग्राफ से ऐसे निकालते हैं बेटा हम लोग एफिशिएंसी, ठीक है, इनटू का 100 कर देंगे। तो साइकिल कितना एरिया एनक्लोज कर रही है, देखो साइकिल के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला एरिया सारा ट्रायंगल के अंदर वाला, तो ये हो गया। तो इसका ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे हाफ, सबसे पहले हाफ इनटू का कितना बेस, बेस कितना बेटा 1500 माइनस का 100, 1500 माइनस का 1000, 500 रह गया, इनटू का हाइट, हाइट कितना होगा 250 माइनस का 150, 100 रह गया, तो ये हो गया 50, ये हो गया 2500 बेटा। तो ये पहला आंसर आ गया 25,000, सॉरी 5 5 25, 25,000, 25 डिवाइडेड बाई एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, अब पूरा कर्व जो है वो यहाँ तक नीचे तक मानूंगा, तो ये वाला भी एक्स्ट्रा आ जाएगा कर्व में, इसका मतलब ऐड होगा। तो एरिया अंडर द कर्व क्या लगेगा, एक तो ट्रायंगल वाले ही ले लिया अपन ने 25,000, तो ये तो हो ही गया, प्लस का साथ में इस रेक्टेंगल का भी होगा। रेक्टेंगल का क्या होता है, बेस इंटू का हाइट। तो अगर मैं बेस देखूं, बेस तो हो गया बेटा ये अपना 500, 1500 माइनस का 1000, ठीक है ना, इतना ही बेस जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा आगे का तो नहीं ले गए हम लोग। तो 1500 माइनस का 1000, 500 इंटू का हाइट, हाइट अब मैं लूंगा इतने इतना बेटा ये, ठीक है ना, पूरी रेक्टेंगल का लेना, ट्रायंगल का तो मैं ले चुका, सॉरी रेक्टेंगल का लूँ तो 150 ले लूंगा, तो 150, तो ये आ गया बेटा 15 5 75, 75,000, तो 75,000 और 25,000, तो ये हो गया बेटा, एक जीरो और जुड़ जाएगी, 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 5, 1 लाख हो गया ना, 75,000 प्लस 25,000 कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो यहाँ से 3 जीरो से 3 जीरो गई, 0.25, तो 25% आ गया ये बेटा, तो आंसर आएगा 25%। डी ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है एस्टर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस सच एज अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन containing alpha hydrogen undergo self condensation in presence of a strong base such as sodium ethoxide to form beta keto ester, the reaction is called। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, सेल्फ कंडेंसेशन है तो क्लेजन कंडेंसेशन हो जाएगा बेटा ये, ठीक है ना, रिएक्शन इज कॉल्ड क्रेजन कंडेंसेशन। क्लियर, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन इज द मोस्ट लाइकली स्ट्रक्चर ऑफ CrCl3, इसने दिया है CrCl3
डॉट 6H2O इफ 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन इन द ऑफ द कंपाउंड 1/3 मतलब इसका 1/3 करूंगा, इसको जैसे इस तरह लिख दूंगा इस ऊपर वाले कंपाउंड को H2O6 और बाहर क्या आ गया Cl3। अब यहाँ से अपन को पता है 3 क्लोरीन निकलेगी, इसने बोला 1/3 मतलब 1 क्लोरीन निकलना चाहिए। इस प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग AgNO3 टू इट्स एक्वा सॉल्यूशन 1/3 का मतलब 1 क्लोरीन बाहर होना चाहिए ब्रैकेट से बाहर। क्लियर। तो पहले वाला देखूं तो पहले वाले में तो 3 आएंगे तो ये नहीं हो सकता, दूसरे वाले में एक भी नहीं है, नहीं होगा, तीसरे वाले में एक है, ये हो जाएगा, चौथे में 2 है, नहीं होगा, तो इसका मतलब सी ऑप्शन आ गया बेटा। क्लियर। सिंपल था, वर्नर थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। ओके अगला क्वेश्चन है x इक्वल टू ये दे रखा है, y इक्वल टू 8 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, मोलर मास ऑफ सॉलिड इज इतना ग्राम पर मोल, अ सॉलिड क्रिस्टलाइज इन HCP as shown in the above figure, density of the solid is 5 gram per ml, how many molecules are there in the given unit cell, कितने मॉलिक्यूल्स हो गए यूनिट सेल में, तो जेड निकालना है। अगर बेटा आपने नरेंद्र अवस्थी की बुक लगाई है ना कभी, तो एन अवस्थी के अंदर ये सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपने एन अवस्थी सॉलिड स्टेट की लगाई हो तो एन अवस्थी के अंदर सेम क्वेश्चन है ये। तो देखो अब एक्चुअली तो जेड क्या होता है बेटा, सॉरी डेंसिटी क्या होता है, जेड इंटू का एम अपॉन का एन ए इंटू का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे यूनिट सेल हेक्सागन है बेटा, तो हेक्सागन का अपन को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जेड यहाँ पे मेरे को जेड निकालना है, तो जेड इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू का एन ए इंटू का वॉल्यूम अपॉन एम मोलर मास। तो डेंसिटी देखो, डेंसिटी यहाँ पर कितनी दे रखी है इसने, डेंसिटी 5 इंटू का 6 इंटू 10⁻23। वॉल्यूम मेरे को पता नहीं, अभी एक्स मान लेता हूँ, मोलर मास इसने दे रखा है 259.8। तो देखो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, याद रखना फॉर्मूला, जब भी हेक्सागन दे रखा होगा और एंगल दे रखा है तो एक्स स्क्वायर साइन थीटा, साइन वाला कंपोनेंट लेके, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर साइन थीटा वाई। मतलब यहाँ पर अगर उसमें एन अवस्थी में जो है वो ए दे रखा है और ये इसको बी दे रखा है, तो बस यहाँ से पुट कर लो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, एक्स की वैल्यू 5 एंगस्ट्रॉम, इसको सेंटीमीटर में बना लेना ताकि वहाँ पे एम एल है तो एम एल में 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है। तो यहाँ से आ जाएगा 25 इंटू का इसका स्क्वायर करोगे तो आपको पता ही है कितना आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में करोगे तो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो यहाँ पर ये हो गया, और y इक्वल टू दिस 8 इंटू 10⁻⁸ मीटर, वो सॉरी सेंटीमीटर। यहाँ से आप वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम जैसे पुट करोगे जेड आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल पीटी हाइड्रोजन गैस से 0.1 बार BOH, ओके बेस दे दिया है, HA से H2 दे रखा है एसिड से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एनोड पे बेस दे रखा है बेटा, तो बेस तो अपन को H+ देगा नहीं, ये तो क्या देगा अपन को B++ OH-। सबसे पहले मुझे इस OH- की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। OH- की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी, √KB इंटू C से। तो KB कितना दे दिया इसमें, देखो KB दे रखे BOH का 10⁻⁻5 इंटू कंसंट्रेशन कितना दे दिया 0.1, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर ले जाऊंगा -1 भी जाएगा ऊपर, तो -6, तो ये आ गया 10⁻³ OH- 10⁻³ आ गया, कौन सा है ये, एनोड पर। तो H+ यहाँ से एनोड कितना आ जाएगा, क्योंकि कैथोड पर तो H+ ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा बेटा एनोड पर 10 की पावर क्या होता है, H+ को क्या लिख सकता हूँ मैं, KW/OH-, तो 10⁻11 14 - 3 11, तो H+ आ गया एनोड पे 10⁻11। क्लियर। अब देखो अब रिएक्शन लिखनी है अपन को, H2 से बन रहा है 2H+, ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो H+ बना यहाँ पर, ये कौन सा बेटा, एनोड वाला, और ये जो हाइड्रोजन है ये भी किसकी है, एनोड वाली। और अगली रिएक्शन जो बनेगी वो बनेगी 2H+ प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन से बना हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कैथोड है और ये जो है ये भी कैथोड है।
क्लियर। अब देखो इसने हाइड्रोजन गैस दिया हुआ है, 1 बार प्रेशर है, H2 गैस का 1 बार प्रेशर है, ऊपर वाले का निकालना क्या अपन को, सेल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इसका ई नोट सेल तो 0 होगा, तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन कैंसिल कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो 2H प्लस कैथोड से बना 2H प्लस एनोड, लगा दो नस्ट इक्वेशन। तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल तो 0 होगा, माइनस का 0.059, एन आ गया 2 लोग, H प्लस का स्क्वायर कैथोड का, पहले एनोड का आएगा, एनोड का भी अपन ने निकाला था 10⁻⁻11 का स्क्वायर अपॉन कैथोड का H प्लस कितना दिया हुआ, यहाँ से कैसे निकलेगा H प्लस, सिंपल है, रूट के इंटू का सी कर दूंगा 10⁻7 इंटू का 0.1, 10⁻8 मतलब 10⁻4, तो ये आ गया 10⁻4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 0.059 बाई 2 लोग, कितना आ गया 10⁻22, 10⁻8, -22 प्लस का 8, तो ये रह गया कितना 14 रह गया, 10⁻14, तो माइनस का 0.059 अपॉन 2 लोग 10⁻14, ये आगे चल जाएगा तो 14, तो 7 इंटू का माइनस का 7 इंटू का 0.06, ठीक है, 2 हट गया, लोग 10 1 हो गया, 7 5 35, 7 6 42, तो 0.42 माइनस का 0.42 अपना आ जाएगा माइनस का, तो ये तो आंसर नहीं दे रहा, अरे यार प्रेशर इसने, अच्छा सॉरी हम लोग गलत कर गए बेटा, प्रेशर ऊपर मैंने देखा ही नहीं, अलग अलग दे रखा था इसने, तो फिर हम लोग काट नहीं सकते इस बार, यहाँ से हम लोग दोबारा करेंगे एक बार, रुको, गलती क्या हो गई, यही गलती हो गई बस, हम लोग इस बार काट नहीं सकते, बस इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये नहीं काट सकते इस बार, क्या बच गया देखना है बेटा, देखना भाई, यहाँ पर बना H2 एनोड का प्लस का 2H प्लस कैथोड का, से क्या बना H2 कैथोड का प्लस का 2H प्लस एनोड का, अब ई नोट जो सेल लगाएंगे तो माइनस का 0.059 अपॉन 2 लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कैथोड का है 1 बार 1 इंटू 10 की पावर 2H प्लस एनोड का H प्लस अभी हमने ऊपर निकाला 10⁻11 का स्क्वायर, ऊपर तो सही आएगा, नीचे गलत हो जाएगा ना, देखो नीचे 0.1 इंटू का 10⁻⁻4 का स्क्वायर माइनस 0.059 अपॉन 2, ऊपर तो आ गया बेटा लोग 10⁻22, ये तो सही है माइनस का, नीचे कितना आएगा माइनस का 8 और एक माइनस का 9, 0.1 है ना, तो 10⁻1 लिख सकता हूँ इसको, इंटू का 10⁻8, 10⁻9 हो गया, तो ये कितना बच गया बेटा, ये बच गया अपना 13, 10⁻13, तो ये आ गया 13 इंटू का माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू का 0.06 अपॉन 2, तो ये आ गया 0.03, तो 13 3 39, तो 0.39, हाँ बिल्कुल, अब देखो ए ऑप्शन आया ना, हमने वही गलती कर दी थी, प्रेशर मैंने सेम मान लिए, जबकि मैंने यहाँ पे ध्यान ही नहीं करा कि इसने 0.1 बार और 1 बार दे रखा है, ठीक है, तो काट नहीं सकते हम लोग, क्लियर। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट जेड, पहला है CH3COOH, इसका रिएक्शन करवाया LiAlH4 से, आपको पता है कार्बोक्सिलिक को रेड्यूस कर देगा अल्कोहल में, CH3CH2OH, इसका बाद इसका रिएक्शन कराया PbR3 के साथ, PbR3 क्या करेगा, OH की जगह Br चिपका देगा बेटा, पता ही होगा आपको। अगला रिएक्शन है KCN फिर क्या करेगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक है, CH3CH2 CN लगा देगा बेटा, इसके बाद इसका रिएक्शन फिर करेगा LiAlH4 के साथ, ये अमीन में कन्वर्ट करता है, बट एक कार्बन ज़्यादा कर देगा, याद रखना,
ठीक है ना, एक कार्बन ज़्यादा कर देगा। तो ये आ गया CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 C6H5 है, सॉरी मैं, अच्छा C6H5 है ये बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर हर जगह C6H5 है। हाँ तो ठीक है, C6H5 है ना, CH2 CH2 NH2 बी ऑप्शन आ गया बेटा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सम ड्रग्स इंटरेक्ट विद एंजाइम एंड मेक द बायोलॉजिकली इनएक्टिव, सच ड्रग्स आर कॉल्ड इनहिबिटर्स होते हैं बेटा, एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं। इनहिबिटर्स ये क्या होते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं फंक्शन को। डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन थर्ड, नाइट्रोजन थर्ड का डेरिवेटिव जो कि क्या है, तो नाइट्रोजन थर्ड डेरिवेटिव तो HNO2 होता है बेटा, +3 होता है यहाँ पर नाइट्रोजन। तो ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की थ्रेट करेगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो मैक्सिमम में एग्जिस्ट करती है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम हो वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका मिनिमम हो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, जो मिड में हो वो दोनों होते हैं। तो इसका मतलब सी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कैसिटराइट और ऑफ्टिन कंटेन्स द इम्प्योरिटीज ऑफ वोल्फ्रामाइट एंड विच आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेटर। बिल्कुल सही है पहला पॉइंट, तो ये नहीं हो सकता। टिन मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय द कार्बन रिडक्शन ऑफ ब्लैक टिन, ब्लैक टिन पता है बेटा किसको बोलते हैं, ब्लैक टिन अब नाम आ ही गया है तो मैं बता देता हूँ। ब्लैक टिन बोलते हैं जिसके अंदर 70% क्या हो, स्टेनस ऑक्साइड हो, SnO2 हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक टिन बोलते हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी नहीं हो सकता। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड फ्रॉम गलेना, ठीक है, द रोस्टिंग एंड सेल्फ रिडक्शन आर कैरिड आउट, तो सबसे फेमस रिएक्शन है, आपको पता ही होगा सेल्फ रिडक्शन का, PbS का रिडक्शन करवाते हैं हम लोग जब, तो Pb प्लस का SO2 बन जाता है। सेम फर्नेस के अंदर होता है, ये भी नहीं हो सकता ना, लास्ट वाला सही हो गया, पढ़ लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ हेमेटाइट इन ब्लास्ट फर्नेस इज कोक इन अपर पार्ट एंड CO इन लोअर पार्ट, जबकि जो कोक होता है वो डाउन में होता है, क्योंकि डाउन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और CO अपर में होता है, टेम्परेचर कम होता है। क्लियर, तो डी ऑप्शन ही आ गया अपना। अगला क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ हेक्सोज ए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, ठीक है, with sodium borohydride gives compound B and C, compound B is optically inactive whereas compound C is optically active। ऐसा तो पंगा बेटा फ्रक्टोज में ही होता है, फ्रक्टोज का अगर आपको डायग्राम देखना हो कुछ इस तरह का होता है फ्रक्टोज, यहाँ पर OH आता है बेटा, फिर अगले में यहाँ पर OH, यहाँ पर OH और यहाँ पर फिर CH2OH। दिस इज द फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। इसका जब हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो ये क्या करेगा, इस कार्बनिक ग्रुप को रिड्यूस करके CH2HOH मतलब CH2OH यही बना देगा, CHOH ग्रुप बना देगा, यहाँ पर अल्कोहल बना देता है रिड्यूस करके। हाँ तो फिर ये सही है, इसका ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज होगा बट सुपर इम्पोजिशन नहीं होगा, ठीक है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो डी फ्रक्टोज इसका आ जाएगा, ग्लूकोज हो नहीं सकता, ठीक है। एनसीईआरटी का वैसे भी ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही था वैसे तो, ठीक है ना, तो मैंने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन है कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O3 इज कन्वर्टेड बाय द एक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड ऑफ अ कंपाउंड। अब देखो एसिटाइल क्लोराइड दे रखे, इसका मतलब एसिटाइलेशन होगा। अब एसिटाइलेशन में देखो फंडा क्या होता है, एसिटाइलेशन के अंदर सबसे पहले ये समझते होता क्या है, तो एसिटाइलेशन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है किसका, वाटर का, H2O मतलब सॉरी OH ग्रुप का, उसको रिप्लेस कर, उसको हम लोग हटा देते हैं, H को हटा देते हैं हम लोग, हटाना किसके साथ, एसिटाइल ग्रुप के, एसिटाइल ग्रुप के साथ, ठीक है ना, जो Cl होगा मतलब एसिटाइल ग्रुप का जो हेलोजन होगा CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर जो X लगा होगा इसके साथ हम लोग हटा देते हैं। क्लियर, तो ये पहले तो इसका देखो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ इतना लिख लेता हूँ मैं, OH प्लस का यहाँ पे अब इसने एसिटाइल क्लोराइड दिया है तो फिर हम लोग एसिटाइल क्लोराइड बना लेते हैं। तो मैंने बोला ये आपस में हट जाता है, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा बेटा वो बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O यहाँ पर, और आगे नहीं पता क्या होगा, ठीक है ना। इसने बोला था ओरिजिनल कंपाउंड C4H10O3 हैज मैनी OH ग्रुप, तो ओरिजिनल कंपाउंड में बहुत सारे OH ग्रुप है, तो इसने बोला कितने OH ग्रुप होंगे, तो देख लेते बेटा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था, हमने नाइट्रोजन के ऊपर करा था कुछ ऐसा।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग बोल रहे हैं कि एक हाइड्रोजन हट रहा है OH में से, इसका मतलब हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU। और इसका ये एसिटाइल जुड़ रहा है, एसिटाइल जुड़ रहा है, कितना हो गया 12 12 24, 24 और 16 34 और 40 और 3 43। तो 43 था इसका मास, 43 AMU। क्लियर। इसमें से एक माइनस कर दिया तो इसका मतलब 42 AMU एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, 42 AMU एक्स्ट्रा इसके ऊपर जुड़ गया। अब ओरिजिनल मास कितना था 190, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दे दिया 190 माइनस का ओरिजिनल मास। ओरिजिनल माइनस किसका निकालेंगे भाई, इस ओरिजिनल कंपाउंड का। कितना हो गया 12 चौका 48, 48 10 58, 58 और 48 कितने हो गए 58 और 48 106 हो गए ना। तो 190 में से 106 गए, कितने बच गए बेटा, ये 84 बच गया, 84। तो नंबर ऑफ OH कैसे निकाल देंगे, बड़ा सिंपल है, 84 रखो नीचे टोटल का, कितना जो वो कंपाउंड का मास आया था 42 एक्स्ट्रा, तो 42 टू द 4 2 आ गया। तो नंबर ऑफ OH कितने आ गए, 2 आ गए, आंसर आ गया। तो हाउ मेनी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स गेट डाइमराइज्ड बाय 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड BeCl2। क्यों BeCl2, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से नहीं होगा। AlCl3 यहाँ पे ब्रिज बॉन्ड बनता है, BeCl2 AlCl3 एंड ICl3, 3 एग्जांपल हैं, रटे ही होते हैं, आपको ये याद ही होते हैं। रीजन भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग बनती है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से नहीं होगा, वो सिर्फ B2S के अंदर पाया जाता है डाइबोरेन के अंदर। क्लियर। For the following reaction Ag plus Cl minus से AgCl solid, okay, given delta H delta G formation of AgCl इतना, क्लोरीन का इतना एंड Ag plus का इतना, report your answer by rounding it up to nearest whole number, Ksp of AgCl is इतना। ओके सबसे पहले तो अपन यहाँ पे काम कर लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बेटा, तो डेल्टा G नोट रिएक्शन का पूरा निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या AgCl सॉलिड, AgCl का इसने दे दिया हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस का 112.44, अब माइनस यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे पहले तो, Ag प्लस का कितना दे दिया बेटा, खाली Ag प्लस का दे दिया 75 प्लस का, Cl माइनस का दे दिया इसने बेटा माइनस का 130, तो यहाँ पर माइनस 130 हो गया ना, 75 माइनस का 130। क्लियर। तो 130 में से बेटा 75 घटा दो पहले तो, 5 बच गया, 13 6 बच गए, यहाँ पर 65 बच गया ना बेटा। तो यहाँ पर आ गया माइनस का 65, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 112.44 में से 65 घटा दो बेटा। ठीक है, तो ये माइनस का प्लस का माइनस में आएगा आंसर। तो 4 4 यहाँ पर 7 आ गया, 12 में से 5 गए तो 7, 11 में से 6 गए 5 0, 57.44। तो डेल्टा G नोट रिएक्शन, टोटल रिएक्शन का कितना आ गया माइनस का 57.44। अब डेल्टा G नोट क्या होता है, माइनस का 2.303 RT लोग KSP लिख सकता हूँ मैं, तो बस लगा दो सीधा काम। तो माइनस का 2.303 RT, R कितना लूँगा मैं अब यहाँ पर, किलो जूल है ना, 8.314 इनटू का टेम्परेचर कितना लूँगा बेटा, दिया होगा क्या, रिपोर्ट बाय राउंडिंग द एन फैक्टर डेल्टा G नोट F इक्वल टू इतना। तो 25 डिग्री सेल्सियस ही ले लेंगे जब कुछ नहीं दिया हुआ तो टेम्परेचर, तो यहाँ पर 298 हो गया, ठीक है, इनटू का लोग KSP। तो डेल्टा G नोट अपन को दे दिया माइनस का 57.44, माइनस से माइनस पहले तो कैंसिल हो गया, 57.44 डिवाइडेड बाय 2.303 8.314 298, 25 डिग्री सेल्सियस में मान के चलो, इसने टेम्परेचर यहाँ पे कहीं दिया नहीं है देखो, ठीक है ना, तो अपन 25 भी मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पर, इसको डिवाइड करना, तो ये आ गया 2.303 इंटू का 8.314 इंटू का 298, ये आ गया 57.44 डिवाइडेड बाय 5705.84,
करो भाई डिवाइड 57.44 डिवाइडेड बाय 5705.84, ये आ गया 0.01, ये आ गया बेटा 0.01। तो लोग के एस पी कितना आ गया बेटा, ये आ गया 10 की पावर -2। क्लियर, लोग के एस पी आ गया 10 की पावर -2। क्लियर है बेटा, 0.01 आ गया ना, ये 10 की पावर, जिसको 0.01 ही लिख लो। तो के एस पी क्या आ गया, एंटी लॉग मतलब 10 की पावर 0.01। क्लियर, तो 10 की पावर 0.01 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1.023 आ गया ये। तो उसने बोला n कितना आएगा, n निकालना था ना अपन को। अरे यार n नहीं लिखा क्या अपन ने, nRT 2.303 nRT। अच्छा ये n इतना है इंटू 10 की पावर -10, 10 की पावर -10। तो लो के एस पी आ गया अपना 0.01। इसका एंटी लॉग करेंगे तो एंटी लॉग आ जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -10। हाँ यही तो बनेगा, n कितना आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। सही तो है ये, इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -2। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2, इसको क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, ये 10 आ गया, इसका आंसर 10 आ जाएगा। क्लियर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर ऑप्टिकली एक्टिव। अगला क्वेश्चन है कितनी इनमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। पहला तो नहीं है बेटा, दूसरा भी नहीं है, कोई कायरल नहीं है इसमें से। ये देखे तो इसमें भी ये भी नहीं है, ये देखे तो ये वाला कायरल हो जाएगा। ठीक है, ये देखे अगला, इस तरह से ये भी नहीं होगा, कायरल सेम है। अगला देखूं तो ई भी नहीं होगा, ये एफ वाला कटा हुआ है। एक तो है, या तो इसका आंसर एक आएगा या दो आएगा, क्योंकि अब मेरे को एफ वाला दिख नहीं रहा इसमें से। तो आप देख लेना या 1 या 2 इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्योंकि एक तो है वो कायरल। अगला है द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट एमिशन लाइन विद द बामा सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इतना। तो वेव नंबर क्या होता है बेटा, रिडबर्ग कांस्टेंट RH इंटू का Z²। क्लियर, 1/n1²। n1² कितना हो गया, फर्स्ट लाइन इन द बामा सीरीज। तो n1 कितना हो गया बेटा, 2 का स्क्वायर और -1/3 का स्क्वायर। फर्स्ट लाइन बोला ना इसने, फर्स्ट एमिशन लाइन। द वेव नंबर ऑफ द फर्स्ट एमिशन लाइन इन द बामर सीरीज। फर्स्ट लाइन है तो 2 होता है, बामर लाइमन बामर, हाँ बामर। ठीक है, और ये 3 हो गया। कितना हो गया बेटा, ये RH इंटू का Z², 4 और 9, 9 चौके 36, 9 माइनस का 4, तो आ गया 5/36। तो 5/36 Z² RH इक्वल टू कितना दिया हुआ है, n/36 R। R से R कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है ना। R इसने रिडबर्ग कांस्टेंट दिया ही हुआ है, यही R है। अच्छा 36 से 36 कैंसिल हो गया। Z² इसने क्या बोला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो Z तो 1 ही हो गया। n इक्वल टू 5 आ गया बेटा, n इक्वल टू 5 आ गया। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन। तो पेपर ऑल ओवर सिंपल ही था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो लगभग आपके इसके अंदर 90 से 95 मार्क्स अगर आते हैं तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी है। 90 to 95 मार्क्स इसके अंदर आपके आ जाने चाहिए। तो बेटा ये था पेपर नंबर 80 का सॉल्यूशन। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।